हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आप लोग को पता है पिछले 4-5 दिनों से हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण मैंने आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट नहीं की थी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट टास्क के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर मॉर्निंग में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है कुछ स्पेशल रिकमेंडेशंस के लिए, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो फोर्थ मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग को भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको प्लेटिनम मेंबरशिप के बारे में बताया। लेकिन अगर आप इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दो इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस और मिलेंगी। सबसे पहली प्रिविलेज तो आपको ये मिलेगी कि चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो पिछले 2 हफ्तों के अंदर दोस्तों मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए हैं, जिनमें से कुछ स्टॉक्स में तो पॉजिटिव मोमेंटम भी आ चुका है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में आप अभी भी पोजीशन में आ सकते हैं लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए। तो अगर आपको इन स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखनी है तो आप मेंबरशिप टैब को चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल की मेंबरशिप के दौरान दोस्तों हमारा फोकस रहता है ऐसे स्टॉक्स में बाय करने का जो यहाँ पे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या नैनो कैप स्टॉक्स हो, क्योंकि इसी तरह के स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में मल्टी बाइंग करके देते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम स्पेशली ऐसे स्टॉक को बाय करते हैं जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स थोड़े रिस्की होते हैं। तो आप लोग को मेरी वीडियोस देखनी है, आपको अपनी खुद की भी रिसर्च करनी है। उसके बाद अगर आप लोग को कन्विक्शन आता है तो आप इन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में पोजीशन में आ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी, आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों मैंने आप लोग के लिए स्पेशली इसलिए खोल रखा है, खासकर अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए, क्योंकि कभी भी मुझे किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी होती है या नई बाइंग करनी होती है तो मैं आपको हर बार तो देखिए वीडियो बना के बता नहीं सकता। तो मार्केट आज के दौरान मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने पिछले 2 हफ्तों के अंदर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के डिटेल चार्ट्स भी पोस्ट किए हैं ब्रेकआउट लेवल्स के साथ, और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताई है उन स्टॉक्स के बारे में। तो चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको ये भी एडवांटेज मिलेगी। तो ये तो दोस्तों 2 खास एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। यहाँ पे आपको मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक के एनालिसिस की। तो दोस्तों आज हम जिस इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी इस टाइम पे एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी देखिए क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंडक्शन हीटिंग और मेल्टिंग प्रोडक्ट्स का, ट्रांसफार्मर्स का, लेडल रिफाइनिंग फर्नेसेस का, उसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन्स का, फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स का और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस का। तो ये सब दोस्तों कंपनी की स्पेशलिटीज हैं जिनके अंदर कंपनी यहाँ पे इंजीनियरिंग का काम करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन कंपनी का मेन बिजनेस इस टाइम पे इंडक्शन हीटिंग और मेल्टिंग प्रोडक्ट्स का है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो सर्विस पोर्टफोलियो देखिए इंक्लूड करता है टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर स्टील प्लांट्स। यहाँ पे कंपनी की इसके अंदर इन्वॉल्व है डिजाइन करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, इरेक्शन करने के लिए और कमीशनिंग करने के लिए इस तरह के स्टील मेल्ट शॉप्स की। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, जिसके अंदर इंक्लूड होती है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पेयर पार्ट बिजनेस। साथ में दोस्तों कंपनी यहाँ पे कैटर करती है की इंडस्ट्रीज को, जिसके अंदर इंक्लूडेड है देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स, ऑटो एंसिलरीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, रेलवेज, डीआई पाइप्स प्रोड्यूसर्स। इस तरह की इंडस्ट्रीज को कंपनी यहाँ पे कैटर कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अभी तक 3000 प्लस इंस्टॉलेशन किए हैं 52 कंट्रीज में अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जिसके अंदर गल्फ कंट्रीज आती हैं, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के अंदर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है एक्सपोर्ट मार्केट में ये भी काफ़ी स्ट्रॉग है। ISO सर्टिफाइड इसके पास प्लांट इस टाइम पे दोस्तों जो खरंगपुर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी के यहाँ पे ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपनी फॉलो करती है। तो ये कंपनी की मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की जर्नी कैसी रही है ओवर द ईयर्स। तो कंपनी की दोस्तों शुरुआत हुई थी इस टाइम पे 1989 में, मेगाथर्म जब इनकॉर्पोरेट हुआ था। 1994 से 2000 में कंपनी ने हीटिंग डिवीजन लॉन्च की अपनी इस टाइम पे, और कंपनी रिकॉग्नाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा एज एन इन हाउस R&D यूनिट। इसके बाद 2001 से 2004 में इसने पहला इंडक्शन बिलेट हीटर सप्लाई किया जो इंस्टॉल हुआ है इंडिया के अंदर।
यहाँ पे फर्स्ट इंडक्शन रेल हार्डनिंग इक्विपमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सप्लाई हुआ विद इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथनिंग यूनिट। फर्स्ट 25 टी का फर्नेस इसने इंडिया में सप्लाई किया हैदराबाद के अंदर। फर्स्ट इंडिया का इंडक्शन फर्नेस एक्सपोर्ट किया इसने यूरोप में, पोलैंड और फ्रांस में विद पीसीएल और ऑटोमेशन ऑफ वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट स्टील जोन हीटिंग फर्नेसेस ने इंडिया के अंदर सप्लाई किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी 2001 से 2004 में जो इंडिया के अंदर पहली बार इस कंपनी ने की है। इसके बाद आता है 2005 से 2011 का टाइम। यहाँ पे टेक ओवर किया इसने ईगल इंडिया मशीन टूल्स को और यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत की कंपनी ने, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर की खासकर, और डिज़ाइन किए इसने अपने खुद की फैक्ट्री में यहाँ पे। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कांस्टेंट पावर फैक्टर करंट फेड इंडक्शन जोन हीटर सप्लाई किया इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स को। और इसके बाद मेगाथर्म ने फर्स्ट टर्न की प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया अपना। तो यहाँ पे दोस्तों 2005 से 2011 की कंपनी की एक्टिविटीज़ थी। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 2013 से 2016 में। यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट सिस्टम पे 132 किलोवाट का पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया। तो कंपनी का फर्स्ट पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एक्सपोर्ट था। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल टीएमटी बार हीटर ऑफ इंडिया सप्लाई किया फॉर एपॉक्सी कोटिंग। इसके बाद 2017 से 18 में इनोग्रेशन हुआ देखिए इसकी फैक्ट्री का यहाँ पे खरगपुर में जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया 475 किलोवाट पर आवर के हिसाब से माइल्ड स्टील इन 50T फर्नेस, मेकिंग द लॉन्च ऑफ ग्रीन फर्नेस। अचीव किया इसने यहाँ पे 465 किलोवाट पर आवर के हिसाब से 30 टन ग्रीन फर्नेस फॉर माइल्ड स्टील। यहाँ पे कंपनी ने सप्लाई किया पहला 40 टन का, जो यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट था आउटसाइड सार्क, जिसे आप कह सकते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बाद कंपनी ने 2019 से 23 में क्रॉस किया माइलस्टोन 100 करोड़ का FY19 में। FY21 से 23 में कंपनी ने यहाँ पे जो रेवेन्यू की CAGR दिखाई 35% की दिखाई। तो कंपनी पिछले कुछ सालों से एक्सेप्शनल स्पीड से ग्रो कर रही है। इसके बाद 2024 में मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड की लिस्टिंग हुई यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये कंपनी की एक जर्नी दिखाई मैंने आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की, अलॉन्ग विद R&D लैब, ट्रेनिंग सेंटर स्प्रेड अक्रॉस 8 एकड़ इन विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क जो खरगपुर वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इक्विपमेंट है कंपनी के पास, देखिए मशीन्स है डिफरेंट तरह की, इसके अंदर इंक्लूड होती हैं यहाँ पे CNC लेथ मशीन्स, यहाँ पे आपको CNC वर्टिकल मशीन दिखेंगी, यहाँ पे आपको हीट चैम्बर दिखेंगे। इसके अलावा 1600 किलोवोल्ट एम्पियर की यहाँ पे आपको ऑटोमेन ट्रांसफार्मर दिखेंगे। इस तरह के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट दिखेंगे जिसके अंदर EOT क्रेन्स आती हैं, यहाँ पे टो ट्रक आते हैं, फोर्क लिफ्ट ट्रक आते हैं, पैलेट ट्रक आते हैं, एयर लिफ्ट हाइड्रोलिक्स आते हैं। इसके बाद दोस्तों इन हाउस देखिए टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है कंपनी के पास, जिसके अंदर कंपनी कंडक्ट करती है टेस्ट को, जो रॉ मटेरियल के टेस्ट होते हैं, और यहाँ पे कंपनी इंश्योर करती है जो प्रोडक्शन है इस टाइम पे पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो किया जा सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास टेस्टिंग मशीन्स भी है, जिसके अंदर ऑसिलोस्कोप आता है, यहाँ पे 4 चैनल का फ्रीक्वेंसी कन्वर्टेड टेस्टिंग सेटअप आते हैं, यहाँ पे कंडक्टिविटी मीटर आते हैं, फर्नेस ओवर टेम्परेचर कंट्रोल पैनल आता है, CLC यूनिट आती है फॉर टेस्टिंग में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है कंपनी के पास। इसके अलावा कॉपर लॉस टेस्ट TRX है, यहाँ पे पावर सोर्स फॉर कैपेसिटर है, PCB टेस्टिंग मशीन्स भी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी की देखिए मैन्युफैक्चरिंग और साथ में यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी दिखेगी इसके अंदर प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। तो इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे ऑपरेशन को कंडक्ट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को इसकी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे RFQ रिसिप्ट मिलती है कस्टमर की तरफ से। इसके बाद दोस्तों बनती है रिसिप्ट ऑफ परचेज ऑर्डर, यहाँ पे डिजाइन और ड्राइंग की जाती है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। मटेरियल का मैनेजमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे फैब्रिकेशन का वर्क होता है, असेंबलिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है, पैकेजिंग और डिस्पैच होता है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंपनी यहाँ पे करती है अपनी फैसिलिटी के अंदर। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इन हाउस इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट की आपको प्रोसेस दिखाता हूँ इसकी। इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों डेडिकेटेड टीम है कंपनी के पास एक्सपीरियंस इंजीनियर की, जिनके पास स्किल है इस टाइम पे और एक्सपर्टीज है वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को और प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने स्किल के द्वारा। तो यहाँ पे तभी दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से देखिए इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है कंपनी और इस तरह के सोल्यूशंस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर पाती है। इसके अलावा मैंने आपको जैसा पीछे भी दिखाया था रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे मैनी डिज़ाइन फीचर्स हैं कंपनी के पास, यहाँ पे प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, लाइक नैनो केबल सिस्टम, सिंक्रोनाइज्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल बोर्ड, लो पावर एफिशिएंसी सिस्टम्स। और करंटली दोस्तों इनमें से कई प्रोडक्ट्स इस टाइम पे अंडर डेवलपमेंट है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। यहाँ पे मेगाथर्म इस टाइम पे डिफरेंशिएटेड है अदर्स से, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली R&D पे फोकस करता है और अपने क्लाइंट्स के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन करता है। तो दोस्तों इतनी शानदार देखिए इन हाउस डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग टीम के कारण यहाँ पे कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट है कंपनी के पास, टेक्नोलॉजी है जो आने वाली हैं, डुअल मोड इन्वर्टर की, हाइब्रिड पैनल की, AI पैनल की, और लास्टली यहाँ पे जीरो वोल्टेज ड्रॉप डिज़ाइन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको कंपनी आने वाले दिनों में बनाती हुई दिखेगी, और ये नए प्रोडक्ट दोस्तों इसके रेवेन्यू को और भी बड़े तरीके से इंक्रीज करते हुए देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस कैसी दिखती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों मेन तो देखिए इसकी प्रेजेंस इंडिया के अंदर है क्योंकि इंडिया की कंपनी है।
लेकिन इसकी प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई इस टाइम पे वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस की 4 कॉन्टिनेंट्स में है। यहाँ पे ओवर 3000 प्लस इंस्टॉलेशन किए हैं इसने पूरी दुनिया में 52 प्लस कंट्रीज में मिला के। यहाँ पे अगर आप देखिए यूरोप के अंदर इसकी पोलैंड और फ्रांस में प्रेजेंस है। इसके अलावा इसकी साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना ब्राजील के अंदर प्रेजेंस है। इसके बाद अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर, केनिया के अंदर, तंजानिया के अंदर, घाना और नाइजीरिया के अंदर इसकी प्रेजेंस दिखेगी। गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया और यूएई में इसकी प्रेजेंस है। यहाँ पे 7 देशों में दोस्तों बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान आ गया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया दिखेगा आपको। इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की टीम को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले चेकआउट करते हैं हम कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है मिस्टर शेषाद्री भूषण चंद्रा। यहाँ पे दोस्तों बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी से ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर हैं और साथ में इन्हें रिसीव हुए हैं दोस्तों काफ़ी डिफरेंट तरह के अवार्ड इस टाइम पे। इनको एक्सपीरियंस यहाँ पे 45 साल का इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है 45 साल का। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके बाद आते हैं दोस्तों कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO, यह है शताद्री चंद्र। इनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इनके पास बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री है यहाँ पे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से। इसके बाद इनके पास दोस्तों वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल और सिस्टम इंजीनियरिंग की डिग्री है। इसके अलावा इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे KPMG की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन में। और मेगाथर्म के अंदर इनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो पिछले 7 साल में यहाँ पे मेगाथर्म के साथ काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है दोस्तों इसका इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस। इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस देखिए इस टाइम पे यूज किया जाता है मेल्ट करने के लिए आयरन, स्टील और कॉपर को, एल्यूमिनियम को, प्रिसीजन मेटल्स को और यहाँ पे एलॉयज को बनाने के लिए डिफरेंट तरह के कंपोजिशन के। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन दोस्तों मेटल इंडस्ट्री के अंदर होती है। जैसे सेगमेंट हो गया यहाँ पे ऑटोमोबाइल कास्टिंग के, DI पाइप्स के, मैग्नीसी स्टील कास्टिंग के, यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग कास्टिंग के, कास्टिंग ऑफ रेलवे कंपोनेंट्स और यहाँ पे मेटल रोल मैन्युफैक्चरिंग के। तो यहाँ पे इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। इसके बाद कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे इंडक्शन बिलेट हीटर्स। तो इंडक्शन बिलेट हीटर दोस्तों यहाँ पे काम आते हैं हीटिंग करने के लिए फेरोमैग्नेटिक और ऑस्टेनेटिक क्वालिटी के स्टील बिलेट्स की। यहाँ पे फॉर्जिंग टेम्परेचर जो इनका होता है देखिए 1200 से 1250 सेल्सियस का होता है। इसके अंदर हीटिंग होती है नॉन फेरस मेटल की, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और एलॉयज हो गए डिफरेंट तरह के ब्रास और बोन्स के। तो ये सब यहाँ पे इंडक्शन बिलेट हीटर्स के अंदर आता है। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे थर्ड नंबर पे इनका प्रोडक्ट इंडक्शन हार्डनिंग और यहाँ पे हीटिंग ट्रीटिंग इक्विपमेंट। इसके अंदर दोस्तों यूटिलाइज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू प्रोड्यूस हीट इनसाइड द सरफेस लेयर ऑफ मेटल। इनका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एयर गैस सिलेंडर्स, एनेलिंग ऑफ ट्यूब्स, पाइप्स, पाइप स्ट्रेस, हीटिंग ऑफ बुलेट फॉर ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह से दोस्तों इसका तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था। यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इंडक्शन पावर सोर्सेज का। तो ये दोस्तों कन्वर्टर एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे मल्टीफेज 50 हर्ट्ज का AC पावर का फ्रॉम ग्रिड, जो यहाँ पे रेक्टिफाइड किया जाता है DC में और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट बैक किया जाता है इनटू सिंगल फेज मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी AC पावर के रूप में। तो कन्वर्जन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट होती है थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यूजिंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इंडक्शन पावर सोर्सेज आते हैं यहाँ पे इसके चौथे प्रोडक्ट। यहाँ पे पांचवा प्रोडक्ट आता है इसका ट्रांसफॉर्मर्स का। यहाँ पे कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर कंपनी बनाती है जो यूज होता है इस टाइप पे इंडक्शन मेल्टिंग में, हीटिंग इक्विपमेंट्स के रूप में, AC DC ड्राइवर्स के रूप में। इसके बाद हम चलते हैं इसके फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स। यहाँ पे कंपनी कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर बनाती है। यहाँ पे दोस्तों कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर देखिए यूज होते हैं इंडक्शन मेल्टिंग के लिए, AC DC ड्राइवर्स के लिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीफायर्स के लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्ट्स और लेडल जो डिफाइनिंग होती है फर्नेस की, इसमें भी ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं। तो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क्स और लेडल रिफाइनिंग के और फर्नेसेस के भी ट्रांसफॉर्मर बनाती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बनाती है, पावर ट्रांसफॉर्मर बनाती है। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे 6 नंबर पर आता है लेडल रिफाइनिंग फर्नेस। तो इनका यूज किया जाता है दोस्तों एडजस्ट करने के लिए केमिकल कंपोजिशन को और रेज करने के लिए टेम्परेचर को मोल्टन मेटल्स के। यहाँ पे होल्ड करते हैं देखिए मोल्टन स्टील को और कास्टिंग ऑपरेशंस को। यहाँ पे एक्ट करते हैं बफर बिटवीन स्टील मेकिंग फर्नेस और यहाँ पे कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 7th नंबर पे आते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस। यहाँ पे मेल्ट करते हैं ऑल टाइप ऑफ स्क्रैप्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ केमिकल कंपोजिशन साइज। इसके अलावा मेल्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिड्यूस आयरन और स्पंज आयरन को भी यहाँ पे यूज किया जाते हैं स्टील मेकिंग के लिए और स्मेल्टिंग के लिए नॉन फेरस मेटल्स की। इसके बाद इसके प्रोडक्ट 8 नंबर पे आते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन्स, CCM कह सकते हैं इसे आप। ये कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टील को कास्ट के रूप में तमीज टू यहाँ पे डिजायर्ड साइज सच एज बिलेट, ब्लूम्स, स्लैब्स और स्ट्रिप्स। यहाँ पे लिक्विड स्टील को पोर किया जाता है इन मोल्ड्स में और यहाँ पे सॉलिडिफाई किया जाता है शेल के रूप में। इसके बाद इन शेल को दोस्तों यहाँ पे पुल किया जाता है बाय रोलर्स और यहाँ पे कूल किया जाता है फर्दर। तो यहाँ पे इस तरीके से कंपनी कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन की फॉर्मेशन करती है। इसके बाद यहाँ पे 9th नंबर पर आती है रेल हार्डनिंग मशीन्स। यहाँ पे यूज की जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए हार्डनिंग ऑफ रेल्स का
यहाँ पे पावर की इसकी रेंज होती है 200 किलोवाट से लेकर 300 किलोवाट की। इसके बाद आती है यहाँ पे फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम, इसकी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्यूम्स को, यहाँ पे एमिनेट होते हैं मेल्टिंग फर्नेसेस से ड्यू टू बर्निंग ऑफ सिलिका स्लैग इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग मेटल मेल्टिंग प्रोसेस। इस तरीके से 10 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको कंपनी के चेकआउट कराए, यहाँ पे जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के डाइवर्सिफाइड क्लाइंट के बेस को। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। देखे सबसे पहले इसका हिंडाल्को क्लाइंट है, यहाँ पे आपको रश्मि ग्रुप दिखेगा, MM फोर्जिंग दिखेगा, टाटा मोटर दिखेगा, यहाँ पे आपको महिंद्रा ग्रुप दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिख रही है, आपको BHEL दिख रहा है, श्याम मेटेलिक्स दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, शारदा दिख रहा है, सुंदरम फास्टनर दिख रहा है, टेलब्रोस इंजीनियरिंग दिख रहा है, इंडियन रेलवे दिख रहा है और CESC दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लिमिटेड क्लाइंट दे रखे हैं। इसके अलावा भी कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे L&T जैसे क्लाइंट है, तो वो भी मेंशन नहीं किए गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी का जो क्लाइंट बेस है बहुत स्ट्रॉग है और काफ़ी स्ट्रॉग यहाँ पे इंडस्ट्रीज में है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ओवरव्यू देखें इसके क्लाइंट्स किस किस इंडस्ट्री में आते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर की इंडस्ट्री में आते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर की इंडस्ट्री में आते हैं, तो यहाँ पे इन्वॉल्व है स्क्रैप रिसाइकलिंग में, ऑटो एंड सिली के अंदर इसके क्लाइंट है, यहाँ पे DI पाइप प्रोड्यूसर के अंदर इसके क्लाइंट है जो काफ़ी डाइवर्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गया और यहाँ पे रेलवे के अंदर भी इसके क्लाइंट है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो कंपनी का यहाँ पे क्लाइंट बेस है काफ़ी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाइड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की कंपटीटिव एडवांटेज कंपनी की जो इस टाइम पे है। तो सबसे पहले एडवांटेज तो दोस्तों यही है कि नो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है इस टाइम पे कंपनी के पास। तो कंपनी यहाँ पे चाहे तो इसके पास काफी बड़ी लैंड अवेलेबल है और ये फ्यूचर में देखे काफी बड़े तरीके से एक्सपेंशन कर सकती है इस लैंड का इस्तेमाल करके। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए यहाँ पे कोई भी कैपेसिटी को बढ़ाने में इसके कंस्ट्रेंट नहीं दिखता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो की एडवांटेज है देखिए कंपनी के पास, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है कंपनी के पास, वेल प्लेस्ड है इस टाइम पे कैपिटलाइज करने के लिए अपनी नॉलेज को और यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए। जैसे मैंने आपको कंपनी के यहाँ पे मैनेजमेंट को भी दिखाया है, काफी एक्सपीरियंस है उन्हें। और इसके अलावा मैंने आपको भी दिखाया था दोस्तों जो इसके इस टाइम पे कस्टमर है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज के अंदर है। यहाँ पे देखिए इसके बाद दूसरी एडवांटेज है स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है। कंपनी के पास इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की कैपेबिलिटी है यहाँ पे कैरी आउट करने के लिए एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को। यहाँ पे कंपनी केपेबल है कस्टमाइज और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, जो यहाँ पे स्पेशली आते हैं प्रोडक्ट डिजाइन की तरफ से और डेवलपमेंट की तरफ से, मटेरियल सोर्सिंग की तरफ से, डिजाइनिंग की तरफ से या टेस्टिंग और इक्विपमेंट की एफिशिएंसी की तरफ से। और साथ में यहाँ पे कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी क्वालिटी। तो ये भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉग एडवांटेज है। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इसका अपने कस्टमर के साथ। यहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है कंपनी का। ओवर द ईयर्स इसने इंडिया के अंदर और बाहर भी अपनी प्रेजेंस को ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी बड़े तरीके से एक्सटेंड किया है। जैसे मैंने आपको दिखाया 52+ कंट्रीज में इस टाइम पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रही है। इसके अलावा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवर करने के लिए टाइमली सर्विसेज डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज को। लास्टली यहाँ पे कंपनी के पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को पूरा करने के लिए। यहाँ पे कंपनी इक्विप्ड है कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और प्रोसेसेस करने के लिए प्रोडक्शन की और गुड्स की, जो यहाँ पे रिक्वायर है इस तरह के प्रिसीजन इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और मैंने आपको दोस्तों इसकी हिस्ट्री में भी दिखाया था काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इस तरह के थे जो कंपनी ने इंडिया में पहली बार मैन्युफैक्चर किए थे। तो इन सब चीज़ों से आपको कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटी पता चलती है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो इंश्योर करते हैं कंपनी की क्वालिटी को, सेफ्टी फीचर्स को, एफिशिएंसी को और मेजर करते हैं यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी। इसके अलावा दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देखें काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चाहिए होती है। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कोई भी नया प्लेयर आके इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में महारत हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये भी कंपनी के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। इसके अलावा कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट ने लीड किया यहाँ पे हाई एफिशिएंसी को और रिलायबिलिटी को यहाँ पे इनके इक्विपमेंट्स की। तभी यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स दिखेंगे जिनको कंपनी सप्लाई कर रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी की कुछ की कंपटीटिव एडवांटेज दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री के ओवरव्यू को। तो इसके अंदर दोस्तों हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं इंडियन फाउंड्री इंडस्ट्री को। तो इंडिया इस टाइम पे देखिए टर्नओवर कर रहा है जो अप्रोक्सीमेटली $19 बिलियन का है और यहाँ पे एक्सपोर्ट है $3.1 बिलियन का है। इसके अलावा दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 4500 यूनिट्स, जिसमें से 1500 यूनिट्स इस टाइम पे इंटरनेशनल क्वालिटी की हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूसली अवेयरनेस ग्रो रही है अबाउट एनवायरनमेंट और यहाँ पे जो डिफरेंट तरह के दोस्तों स्विचिंग हो रही है इंडक्शन फर्नेसेस में इसकी तरफ को भी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे इसकी वैल्यू है दोस्तों करंटली FY21 में देखिए $20 बिलियन की। इसके बाद अगर आप देखेंगे रीच हो जाएगी दोस्तों 2026 तक $80 बिलियन की। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती दिख रही है। तो इस इंडस्ट्री में दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ आती हुई देखिए आपको H1 FY23 में 34.8% के हिसाब से। यहाँ पे इसकी अगर आप टोटल वैल्यू देखें तो 2.65 लाख करोड़ की थी। इसके अलावा दोस्तों बाय 2025 यहाँ पे क्या रखा है कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट जाएगी ग्लोबल लेवल पे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पावर सेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पे भी जो डिमांड है काफ़ी शानदार तरीके से राइज कर रही है 8.4% के हिसाब से 2022 में। यहाँ पे दोस्तों सेक्टर है देखिए जो कंटिन्यूसली इस टाइम पे एक्सलेट कर रहे हैं ग्रोथ को। तो इंडिया की जो फाउंड्री मार्केट है उसका यहाँ पे साइज का एस्टिमेट है $US बिलियन में $19.46 बिलियन इन 2024 और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है कि ये रीच कर जाएगा 2029 तक
US$31 बिलियन का। तो अगर आप इसका CAGR देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो 10.30% का दिखेगा, जो काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे इस रिपोर्ट का सोर्स मेंशन कर रखा है, आप इस सोर्स के थ्रू इस रिपोर्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेक्टर वाइज देखिए मेजर कंजम्पशन हो रहा है कास्टिंग का, वो कहाँ से हो रहा है। ऑटो की तरफ से आपको 32 दिखेगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर की तरफ से 8 दिखेगा, सैनिटरी में आपको 8 दिखेगा, इंडस्ट्रियल में आपको 8 दिखेगा, पाइप और फिटिंग में 7 दिखेगा, रेलवे में 6 दिखेगा, पंप्स एंड कंप्रेसर में 5 दिखेगा, वॉल्व्स के अंदर 5 दिख रहा है, पावर के अंदर 4 दिख रहा है, डीजल इंजन में 3 दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी 3 दिख रहा है, मशीन टूल्स में 3 दिख रहा है, अर्थ मूविंग में 2 दिख रहा है और अदर्स कैटेगरी में यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो ये मैंने आपको इंडिया की इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ खास देखिए पॉलिसी इनिशिएटिव हैं जो ड्राइव करें मैन्युफैक्चरिंग को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे स्पेंड करने वाली है 1.4 ट्रिलियन इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बाय FY25। और इसके अंदर गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो गई, वोकल फॉर लोकल हो गई, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, आत्मनिर्भर भारत की योजना हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिखेगा, जिसे आप PLI स्कीम कह सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन चीज़ों पे मेनली फोकस करी है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार तरीके से ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं। इंडिया की जो कैपेसिटी है दोस्तों यहाँ पे FY23 में 161 मिलियन टन की है। इसमें आर्क की 36 मिलियन टन की है, इंडक्शन की 58 मिलियन टन की है और ब्लास्ट की 67 मिलियन टन की है। यहाँ पे टोटल स्टील की कैपेसिटी अगर आप देखें दोस्तों मिलियन टन में, तो लगातार यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखेगी आपको। टोटल जैसे मैंने आपको दिखाई, आर्क फर्नेस की यहाँ पे 36 मिलियन टन की है, यहाँ पे इंडक्शन की 58 मिलियन टन की है और ब्लास्ट की 67 मिलियन टन की है। यहाँ पे जो ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में, ये भी काफी बड़े तरीके से इस टाइम पे मदद कर रहा है इस तरह की इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है दोस्तों इंप्रूव करने के लिए रोड्स को, रेलवेज को, और जिसके कारण यहाँ पे बिल्ड किया जा रहे हैं लगातार हाईवेज को, ब्रिजेस को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पावर सेक्टर भी काफी शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है, जो यहाँ पे डिमांड को इस टाइम पे प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे डिमांड देखिए काफी बड़े तरीके से राइज हुई है, जैसे मैंने आपको दिखाया 8.4% के हिसाब से 2022 में। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है देखिए ट्रांसपोर्ट और हीटिंग सेक्टर्स में कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्सेलरेटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको। तो पावर सेक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी इंडस्ट्री की दोस्तों जो वैल्यू जैसे मैंने आपको दिखाया इसकी 20 बिलियन की है FY21 में, और रीच होने वाली है 18 मिलियन की 2026 में। यहाँ पे 34.8% के हिसाब से H1 FY23 में इसमें ग्रोथ हुई है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2.65 लाख करोड़ की थी और इंडिया यहाँ पे बनने वाला है थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर FY25 में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की इंडस्ट्री के अंदर। तो ये मैंने आप लोग को इंडिया की इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वे फॉरवर्ड का होने वाला इस कंपनी के लिए। तो सबसे पहला दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करी है अपनी कैपेसिटीज को। यहाँ पे ऑनगोइंग जो केपेक्स है 30 करोड़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके अंदर शेड का, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सितंबर 2024 में। यहाँ पे इंक्रीमेंटल टारगेट रेवेन्यू जो कंपनी का FY27 तक ये 210 करोड़ का है इस एक्सपेंशन से। यहाँ पे जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है दोस्तों 5 से 7 साल तक चलेगा, इनका लंबा प्लान है काफी, हर साल ये एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे आपको। एडिशनल जो केपेक्स है इस टाइम पे ये 50 to 60 करोड़ का अराउंड होगा। यहाँ पे कंपनी रीच करने वाली है दोस्तों एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 500 करोड़ का आने वाले टाइम में इस कैपेसिटी से। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे फोकस है इंक्रीज करने के लिए अपनी डोमेस्टिक और ग्लोबल प्रेजेंस को। यहाँ पे कंपनी की काफी डिफरेंट प्लान है देखिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी ग्लोबल मार्केटिंग इवेंट्स में, जैसे यहाँ पे ट्रेड फेयर्स हो गए। इसके बाद कंपनी आपको करती हुई दिखेगी अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड, यहाँ पे इंक्रीज करिए कंपनी अपने शेयर ऑफ बिजनेस को, यहाँ पे डिफरेंट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है इनके अंदर। इसके अलावा कंपनी लेवरेज करिए अपने जियोग्राफिकल फुटप्रिंट को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए जो सोर्स रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो मल्टीनेशनल कस्टमर है इनकी रिक्वायरमेंट को भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज के अलावा देखिए यहाँ पे ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। यहाँ पे जो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये भी आपको अचीव करते हुए दिखेगी कंपनी हाईएस्ट अपना आने वाले क्वार्टर में। लेकिन आप लोग को पता है दोस्तों इस तरह की कंपनियां देखिए हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं, तो हम लोग को हाफ ईयरली बेस पे जो इस हाफ के रिजल्ट होंगे वो काफी बड़े देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर ही इंक्रीज करना चाहिए, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव करना चाहिए, अपने मार्जिन को, और कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करिए ऑपरेशनल एक्सीलेंस में। यहाँ पे यूज करिए वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज, इसके अंदर सोर्सिंग करिए कंपनी स्ट्रेटेजीज की, कॉस्ट रिडक्शन करिए अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर। कंपनी यहाँ पे टारगेट करिए दोस्तों अपने एबिटा मार्जिन को देखिए मीडियम टर्म्स में FY27 तक करीबन 15% के आसपास, और करंटली जो कंपनी का एबिटा मार्जिन है वो 11% के आसपास है। तो दोस्तों काफी पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कंपनी का गोल है FY30 तक अपने एबिटा मार्जिन को 20% ले जाना। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे 11% के एबिटा मार्जिन है, जिनको आने वाले 1-2 सालों में कंपनी यहाँ पे 15% की करती हुई दिखेगी, और इसके बाद ये 20% पे आ सकते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है। अगर इस हिसाब से देखें मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंड करने के साथ अपनी कैपेसिटी को कंपनी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है। देखिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होंगे तो ये भी मार्जिन एक्सपेंशन में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस तरह की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे स्पेसिफिक जो सर्विस होती है कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। साथ में कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करने वाली है अपने ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को भी, और केटर करने वाली है इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों पीछे दिखाया था कि पहले से कंपनी इंडक्शन ट्रांसफार्मर बनाती है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर की साइड को भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो ये सब चीजें करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन करने के बाद अपनी कैपेसिटी का
और यहाँ पे साथ में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कंपनी का जो रेवेन्यू का टारगेट है स्पेशली इस एक्सपेंशन से ये 500 करोड़ का है नेक्स्ट 3 साल में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों, काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे इस कैपेक्स के थ्रू अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करती हुई दिखेगी। और यहाँ पे मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ दोस्तों, तो प्रॉफिट और भी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिखाया वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कंपनी के लिए। अब दोस्तों ये एक्सपेंशन कंपनी क्यों कर रही है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, जो इंडिया का इस टाइम पे प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट का कास्टिंग का मिलियन टन्स में, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट डाटा देखें मेजर कास्टिंग का यूएसडी में, तो ये आपको FY18 का करीबन 2730 का दिखेगा, जो इंक्रीज होकर देखिए यहाँ पे FY23 में करीबन 4000 के आसपास पहुंच चुका है। तो लगातार इंक्रीज होते दिख रहा है दोस्तों। पेंडेमिक के अगले साल डिप आया था, लेकिन उसके बाद लगातार आपको इंक्रीज होते दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोडक्शन है कास्टिंग का इंडिया में मिलियन टन में, ये भी आपको इंक्रीज होते दिख रहा है। 8.44 के आसपास का था FY18 में, जो बढ़ के यहाँ पे 9.83 का हो चुका है दोस्तों FY23 में, जो अभी तक का हाईएस्ट है। तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की तरफ से यहाँ पे काफी पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, और यही कारण है दोस्तों यहाँ पे कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे की परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों कंपनी का, जो हाईलाइट है इस टाइप पे H2 में FY24 में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह की कंपनी यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे इसके रेवेन्यूज को चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे H2 FY23 में देखिए जो यहाँ पे रेवेन्यू दे रखे हैं, ये सब मिलियन रुपीज़ में दे रखे हैं। इसने H2 FY23 में 1352 मिलियन रुपीज़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे। इसके बाद यहाँ पे H1 FY24 में इसने 1468 मिलियन रुपीज़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे। इसके बाद यहाँ पे H2 FY24 में रेवेन्यू बढ़ के लगभग 1600 मिलियन रुपीज़ के हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का एबिटा देखें अगर आप मिलियन रुपीज़ में, तो यहाँ पे 129 मिलियन रुपीज़ से यहाँ पे H2 FY23 में ये बढ़ के यहाँ पे H2 FY24 में 222 मिलियन रुपीज़ का हो चुका है। साथ ही दोस्तों एबिटा मार्जिन देखे ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, 9.6 से इंक्रीज होकर 14% के हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये भी दोस्तों 62 मिलियन रुपीज़ से बढ़ के 75 मिलियन रुपीज़ हुआ। इसके बाद यहाँ पे 131 मिलियन रुपीज़। तो लगातार हाफ ईयरली बेस पे इसका जो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन दोस्तों 4.6% के थे, ये बढ़ के यहाँ पे 5.2% के हुए। और यहाँ पे H2 FY24 में काफ़ी हाईएस्ट हो चुके हैं यहाँ पे 8.2% के। तो ये काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों आपको दुगने होते हुए दिख रहे हैं लगभग H2 FY23 के मुकाबले H2 FY24 में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे H2 FY23 में जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 4.53 रुपीज़ का, ये भी यहाँ पे आपको लगभग दुगना होते दिख रहा है। और ये H2 FY24 में 8.48 रुपीज़ का हो चुका है। तो तभी दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, जब आप इतनी छोटी साइज की कंपनी बाय करते हैं तो हमें देखिए वैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके तो वैल्यूएशन देखिए डिसेंट है, लेकिन जनरली मैं आपको वैसे एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के माइक्रो कैप स्टॉक्स में दोस्तों एक अच्छे रिजल्ट देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन को काफी बड़े तरीके से चीप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करेगी तो यहाँ पे आपको उसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल हाइलाइट्स कंपनी की। तो यहाँ पे अगर आप मिलियन रुपीज़ में देखिए दोस्तों FY24 से कंपनी लगातार ग्रोथ करके दिखाई है। यहाँ पे 1019 मिलियन रुपीज़ से कंपनी करंटली पहुंच चुकी है FY24 में 3000 मिलियन रुपीज़। इसी तरह से दोस्तों कंपनी का जो एबिटा है ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 126 मिलियन रुपीज़ का था FY21 में, और यहाँ पे बढ़ के FY24 में 360 मिलियन रुपीज़ का हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज दिख रहा है। FY24 में 30 मिलियन रुपीज़ का, फिर यहाँ पे डिप आते हुए दिखा FY20 में 11 मिलियन रुपीज़, लेकिन यहाँ पे आपको 140 मिलियन रुपीज़ और करंटली यहाँ पे 407 मिलियन रुपीज़ होता दिख रहा है FY24 के अंदर। जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है 2.25 रुपीज़ से यहाँ पे 14.13 रुपीज़ हो चुका है पिछले 4 सालों के अंदर, जो काफ़ी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू को भी देखिए डिवाइड कर रखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। तो अगर आप इसके अंदर चेकआउट करें तो यहाँ पे FY24 में जो अदर कंट्रीज हैं इसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता था करीबन 34% का, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से 65% का। लेकिन करंटली सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपोर्ट की तरफ से इसका 21% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से 78.8% का, लगभग 79% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एबिटा मार्जिन भी लगातार इंक्रीज होने देखे 11.6% से इंक्रीज होकर 11.8% हो गए हैं पिछले 3-4 सालों में। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगातार इंक्रीज हो रहे हैं 2.8% से इंक्रीज होकर 6.8% हो चुके हैं FY24 में। लास्टली कंपनी की जो नेटवर्थ है ये भी लगातार इंक्रीज हो रही है 345 मिलियन रुपीज़ से पिछले 4 सालों में यहाँ पे 1203 मिलियन रुपीज़ की हो चुकी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर दिखेगा जो कंपनी के एबिटा मार्जिन है देखिए, यहाँ पे आपको 12% के देखेंगे, उसका 4.2% के, 10% के, 11.77% के। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कंपनी का एम है आने वाले 2 सालों में इन 11% के एबिटा मार्जिन को 15% ले जाना, और उसके बाद यहाँ पे FY30 तक कंपनी का एम है इन मार्जिन को यहाँ पे 20% ले जाना। तो हम इस पर नज़र रखेंगे किस हिसाब से कंपनी अपनी मार्जिन को इंक्रीज करती है। यहाँ पे अगर आप FY21 से FY24 के जो कंपनी की रेवेन्यू की CAGR है इसको देखें तो ये 41% की दिखेगी। तो दोस्तों काफ़ी ह्यूज यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है कंपनी के FY21 से 24 की 41% की। इसके अलावा अगर आप देखें FY21 से 24 में जो कंपनी के एबिटा की CAGR है
ये 40% की है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का सीजीआर है FY21 से 24 में ये और भी एक्सेप्शनल दिख रहा है आपको 89% का, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अपने मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया है। और आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ तो प्रॉफिट आपको कंपनी के और भी शानदार तरीके से इंक्रीज होते दिखेंगे। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं दोस्तों इस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है कंपनी के, यहाँ पे FY21 में 2.84% के थे जो करंटली बढ़ के 6.77% को गए। तो ये इंक्रीज आपको आने वाले सालों में भी कंटिन्यूसली होता दिख सकता है, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज करती हुई दिखेगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 669 करोड़ की है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्टॉक का पी इस टाइम पे 32.3 का है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इंडस्ट्री का पी 41.9 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले अभी भी कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे दिखते हैं और जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ग्रो कर रही है ये वैल्यूएशन मुझे डिसेंट दिखते हैं। एक माइक्रो कैप कंपनी है, यहाँ पे देखिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 का है। तो ये भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं रिटर्न रेशियो। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 41% की है और पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 88% की है। तो जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ग्रो कर रही है आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतर तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया वैल्यूएशन की साइड से मुझे काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के रिजर्व दोस्तों लगातार शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। खासकर यहाँ पे मार्च 23 में 41 करोड़ के जो रिजर्व थे ये बढ़ के 102 करोड़ के हो गए। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स भी कम हुई है 43 करोड़ से, यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स कम होकर 36 करोड़ की हो चुकी है। तो बोरिंग की तरफ से कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉग है। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के जो टोटल फिक्स एसेट है ये भी इंक्रीज हो रहे हैं 58 करोड़ से 64 करोड़ के, क्योंकि कंपनी यहाँ पे दोस्तों लगातार एक्सपेंशन करी है। तो ये भी एक कारण है यहाँ पे फिक्स एसेट के इंक्रीज होने का। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है ये भी हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नई लिस्टेड कंपनी है तो आपको देखिए ज़्यादा चेंजेस तो वैसे भी देखेंगे। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग आपको 72% की दिखेगी जो काफ़ी एक्सेप्शनल है। यहाँ पे FIs की होल्डिंग 1.80% की दिखेगी और DIs की भी होल्डिंग 1.13% की दिखेगी। लेकिन आप लोग को पता है दोस्तों जब भी हम देखे थे छोटी साइज की कंपनी बाय करते हैं तो हम लोग FIs DIs की होल्डिंग में वैसे भी फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि FIs DIs की होल्डिंग तो चेंज होती रहती है इतनी छोटी कंपनियों में। और यहाँ पे बड़े फंड हाउस वैसे भी एंट्री लेते हैं इतनी छोटी साइज की कंपनी में। तो यहाँ पे हमें अपनी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस रखना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी दोस्तों काफ़ी कम है 1781 है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया इतने छोटे साइज की कंपनी में अगर आप लोग बाय करते हैं तो आप लोग को अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ध्यान में रखना है, क्योंकि इतने छोटे स्टॉक दोस्तों काफ़ी रिस्की होते हैं। तो आप इस तरीके के स्टॉक्स में तभी बाय कीजिए जब आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल की साइड से, इसके वैल्यूएशन की साइड से, इसकी बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा है। अब मैं आपको लेकर